माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बतलाया था और हमने ये भी बताया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। लेकिन आपको यह जानना है कि इस अनुसंख्यक गुणधर्म जो 4 प्रकार होते हैं उससे एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी फोकस करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम आपको बतला दें कि हमने बताया था कि 4 प्रकार के जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है उसमें एक है क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं या क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसकी परिभाषित करें तो आप जानेंगे। उन्नयन का मतलब होता है उड़नशील और क्वथनांक का मतलब है ताप। यानी जब कोई द्रव वस्तु को गर्म करते हैं तो वाष्प बन करके उड़ने लगते हैं, तो वह जो ताप होगा बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे किसी वस्तु का, वह और उसके विलायक का जो ताप होगा, उस ताप का जो अंतर होगा, उसी ताप के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी विलयन में उपस्थित विलायक के विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के जो अंतर होगा, उस अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यह जानेंगे कि डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट। यहाँ क्वथनांक का उन्नयन है डेल्टा टीवी। टीवी जो है विलयन का क्वथनांक है और डेल्टा टीवी नॉट जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। तो विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो डिफरेंस है, अंतर है, इसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यह बहुत छोटा डेफिनेशन है, इस फॉर्मूला से ही आप इसको याद कर सकते हैं और यह याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यह VVI है, ध्यान में रखना है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक से क्या समझते हैं? दोनों एक ही चीज़ है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो ये होता क्या है? मोलर का मतलब होता है मोल। तो 1 kg विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और इसे Kb से सूचित किया जाता है और यह जो होता है एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। तो यह स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक होता है जो 1 kg विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है और इसे Kb से सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है केल्विन Kg पर मोल होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह ऑब्जेक्टिव में यह पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक क्या है, इसको आप बतलाएंगे। यह होता क्या है? 1 kg विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है, उसी को क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यह क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक जो है एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अवनमन के हिमांक से क्या समझते हैं? यह अवनमन के स्थिरांक के बारे में हमने बताया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म का यह प्रकार है। हमने इसको एक क्वेश्चन आंसर के रूप में इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा और इसका एप्रोप्रिएट आंसर जो आपको जितना जिस शब्द में जितना उसका आंसर देना है, उसी के हम दायरे में इसका आंसर दे रहे हैं। तो अवनमन का मतलब होता है जम जाना। अवनमन मतलब हिम, बर्फ। यानी आप कोई विलयन को आप यदि फ्रिज में रख देते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वह जम जाता है और जम करके ठोस अवस्था में आ जाता है। तो आप यह जानेंगे कि अवनमन का जो स्थिरांक है यह विलयन के हिमांक एवं शुद्ध विलायक के अंतर है। विलयन के हिमांक एवं शुद्ध विलायक के अंतर को
अवनमन के स्थिरांक, अवनमन के हिमांक कहते हैं। अवनमन जमने वाला होता है, जब कोई विलयन होगा, विलयन के ताप को कम कर देंगे, वह ठंडा हो जाता है और उसमें तो वह जो विलयन का जो ताप होगा और शुद्ध विलायक के जो ताप होंगे, तो शुद्ध विलायक के ताप में से विलयन के ताप का जो अंतर होगा, उस अंतर को अवनमन के हिमांक कहते हैं और इसे डेल्टा टी एफ से सूचित करते हैं। एफ का मतलब फ्रीजिंग होता है, डेल्टा टी एफ मतलब वह बर्फ का तापमान, यानी वह ताप जिसमें किसी द्रव वस्तु को ठंडा करने पर ठोस में बदल दिया जाए। तो यह है डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ माइनस टी एफ नॉट। यहाँ डेल्टा टी एफ जो है यह है अवनमन के हिमांक, डेल्टा टी एफ जो टी एफ है विलयन का हिमांक है और डेल्टा टी एफ नॉट जो है शुद्ध विलायक का हिमांक है। तो प्रासरण दाब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ रखा है। प्रासरण दाब से संबंधित जैसे उसमें हमने कहा कि प्रासरण से क्या समझते हैं। प्रासरण, व्हाट यू मीन बाय ऑस्मोसिस, प्रासरण से आप क्या समझते हैं। तो आप जानेंगे कि विलयन में उपस्थित विलायक को अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होता है तो उसे प्रासरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। जैसे बायोलॉजिकली आप जानेंगे कि कोई छन्ना है और उस पर हम कोई वस्तु को विलयन को रखते हैं तो कुछ भाग जो है फिल्टर होकर के छन करके नीचे आ जाता है और कुछ भाग ऊपर रह जाता है। वह जो छन्ना जिसको हम कहते हैं छनित्र हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपरागम झिल्ली है, जिससे जो कुछ भी सॉल्यूशन में होंगे उससे जो है सॉल्वेंट अलग हो जाता है और सॉल्यूट अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम प्रासरण कहते हैं। शरीर से पसीना आना भी प्रासरण है। सुराही में पानी रखा हुआ जब गर्मी के दिनों में देखते हैं कि उसकी सतह पर सुराही के बर्तन जो सतह होते हैं उस पर पानी आता है तो वो भी क्या है, प्रासरण है। या पौधे से की जड़ें जो है उसमें जल और खनिज लवण जो घुलित होते हैं, जो जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक जाता है, तो वह भी एक प्रकार का प्रासरण की क्रिया है। तो आप यह जानेंगे कि विलयन के प्रासरण दाब वैसे प्रक्रम जिसमें विलयन में उपस्थित विलायक अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होता है, यानी बहता है, यानी अलग हो जाता है, तो उसे प्रासरण कहते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और यहाँ से अक्सर रहता है। प्रासरण से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, वह ध्यान से जानना है। अब आपका क्वेश्चन है विलयन के प्रासरण दाब से क्या समझते हैं। प्रासरण दाब, विलयन के प्रासरण दाब, यहाँ बहुत तरह की दाब होते हैं। तो यहाँ प्रासरण दाब की बात कहते हैं जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब विलयन प्रवाहित होता है तो उस पर एक दबाव बनता है, उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह दाब जो विलयन में उपस्थित विलायक को प्रवाहित होने से तुरंत रोकता है। जैसे ही वह रोकेगा तो वहाँ रोकने के दौरान जो पात्र होगा उस पर दबाव उत्पन्न होगा, उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे कोई ट्यूब से पानी या लिक्विड तरल पदार्थ को ले जाते हैं और आगे उसको क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। तो बांधते हैं तो फोर्स के द्वारा क्या होता है, उस ट्यूब पर, उस नली पर क्या होता है, दबाव बनता है। तो यहाँ प्रासरण दाब की बात कर रहे हैं। तो आप जानेंगे कि वह दाब जो विलयन में उपस्थित विलायक को प्रवाहित होने से तुरंत रोकता है, जस्ट अपोज करता है, तो उसे प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विलयन के प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो आपको बतलाएंगे कि यदि ताप को अचर रखा जाए तो किसी विलयन का प्रासरण दाब
सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ जानेंगे कि किस पर निर्भर करेगा, तो सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या मैथमेटिकल टर्म है जो हम आगे बतलाएंगे इसको। अब आप जानेंगे कि प्रासरण दाब एवं सांद्रता के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो आप जानेंगे कि प्रासरण दाब जो होते हैं वो CRT अचर ताप पर प्रासरण दाब उसका सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको इक्वल करने के लिए दो कांस्टेंट, दो स्थिरांक गैस स्थिरांक R और T से गुना करते हैं, इसलिए इसका जो संबंध होगा पाई बराबर CRT। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब है संप्रासरण विलयन। तो संप्रासरण विलयन क्या होता है जानेंगे कि अचर ताप पर दो विलयनों का प्रासरण दाब समान होते हैं तो उसे संप्रासरण विलयन कहते हैं। तो यानी प्रासरण दाब में दो विलयनों का जो दाब होगा वह क्या होगा, समान होगा। उसके लिए किस चीज को अचर रखा गया है, तो ताप को रखा गया है। तो संप्रासरण विलयन में दो विलयनों का प्रासरण दाब आपस में समान होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो प्रासरण दाब से संबंधित यहाँ पर तीन ऐसे आए हैं सब टर्म हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें है संप्रासरण विलयन, दूसरा है अल्प प्रासरण विलयन, तीसरा है अति प्रासरण विलयन। संप्रासरण विलयन पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। संप्रासरण विलयन से संप्रासरण दाब से संबंधित तो आप जानेंगे कि जब मानव के रक्त में सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl की मात्रा 0.9% के बराबर होता है तो वह विलयन जो होंगे वह संप्रासरण विलयन होगा। आप यह जानेंगे कि संप्रासरण विलयन में ताप को अचर रखा जाता है तो दो विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है, तो वैसे विलयन को संप्रासरण विलयन के नाम से जानते हैं। यानी अचर ताप पर दो विलयनों का प्रासरण दाब समान होते हैं तो उसे संप्रासरण विलयन कहते हैं। संप्रासरण विलयन में रक्त में नमक की मात्रा 0.9% के बराबर होता है। नॉर्मली मानव का जो ब्लड है वह स्लाइटली अल्कलाइन है, नमकीन होता है और वह 0.9% होता है। लेकिन एबनॉर्मल होने पर असामान्य स्थिति में ब्लड में नमक की मात्रा घट जाता है तो उसमें वह 0.9% से घट जाने वाला जो विलयन होगा उसे अल्प प्रासरण विलयन कहते हैं। अल्प मतलब कम, यानी वैसे विलयन जिसके रक्त में नमक की मात्रा 0.9% से कम होता है तो उसे अल्प प्रासरण विलयन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक और है जो अति प्रासरण विलयन है। अति प्रासरण विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप जानेंगे कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है, यानी रक्त में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% से अधिक होता है तो ऐसे विलयन को अति प्रासरण विलयन के नाम से जानते हैं। अब आपको यह जानिए कि आप यह जानेंगे कि अति प्रासरण विलयन में जब कोई, आप जानते हैं कि जब कोई पेशेंट को पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड का वह सॉल्यूशन होता है और जैसे ही उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे जब सलाइन किया जाता है तो उसके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ साथ शरीर के जगह जगह पर उसमें स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है और फूलने के बाद उसको एक तरह का एडिमा, वह बीमारी को सोप या एडिमा कहते हैं, है ना। और थोड़ा देर के बाद, कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो यह मेडिकल से रिलेटेड टर्म है कि जब
जब कोई पेशेंट होते हैं, जब उसको पानी की आवश्यकता होती है, उसको सलाइनिंग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड के मात्रा जो होते हैं वो ब्लड में बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण उस व्यक्ति में कहीं कहीं पर किसी शरीर के किसी किसी भाग पर वह फूल करके और फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसे सोफना कहते हैं, और वह धीरे धीरे वह नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से जो संप्रासरण विलयन से संबंधित, जो संप्रासरण दाब से संबंधित, इसमें 3 तरह की बातें आई। संप्रासरण विलयन, उसके बाद अल्परासरण विलयन और अतिप्रासरण विलयन। तीनों में नमक की मात्रा की बात की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्परासरण में जो 9% से अधिक होगा, अतिप्रासरण में, अल्परासरण में जो होंगे वह 0.9% से कम होता है, और संप्रासरण में 0.9% के बराबर होता है। तो आज का जो टॉपिक था काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको याद करेंगे, बहुत सिंपल भाषा में हमने इसको बतलाया है, और इसको याद करेंगे, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी इसकी काफ़ी इसका उपयोग है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम जो उल्टा प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस होते हैं, वान ऑफ गुणांक है, सामान्य दाब है, असामान्य दाब है, इनसे संबंधित कुछ टर्म होंगे जो परीक्षा में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम बतलाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे।